हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 13 ऑफ BNSS व्हिच सेज इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सो ये चैप्टर बेसिकली बताता है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। एंड अगर मैं इस चैप्टर को कैटेगराइज करूँ तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में बताया गया FIR क्या होता है, कैसे रजिस्टर की जाती है, कौन सा ऑफिसर रजिस्टर करता है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग के सेक्शन FIR बताते हैं क्या होता है। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताया गया है, क्या प्रोसीजर है, क्या पावर्स है इन्वेस्टिगेशन करने की। सो इसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, फिर उसमें कन्फेशन स्टेटमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होगा वो सब इसमें बताया गया है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें बताता है, ये चैप्टर बात करता है क्लोजर एंड चार्जशीट के बारे में। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, और अगर पुलिस को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ है या उसको कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो वहां पर वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। सो यही पूरा चैप्टर 13 बात करता है। इसको शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 173 से, और हम इसको बहुत ही बेयर एक्ट से पढ़ के, मतलब हर एक प्रोविजन में, हर एक सेक्शन सब सेक्शन में क्या लिखा है उसको डिटेल में समझते हैं। जस्ट टेक आउट ए बेयर एक्ट एंड अ पेन और पेंसिल, लेट्स बिगिन क्विकली। सो सेक्शन नंबर 173 बात करता है इन्फॉर्मेशन ऑन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। ये सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्फॉर्मेशन देने और FIR रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस बताता है, उसके रूल्स को डिफाइन करता है। सो फर्स्ट सब सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें बताया गया है FIR देने का क्या तरीका होता है। सो FIR ओरली दी जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दी जा सकती है। अगर कोई इंसान ओरली में कंप्लेंट फाइल करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देता है और वो FIR रजिस्टर करता है तो पुलिस ऑफिसर उसको पूरा राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको बोलकर सुनाते हैं। अगर वहीं पर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किया गया है, तो अगर कंप्लेंट ईमेल या मानो व्हाट्सएप या कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू की गई है तो कंप्लेनेंट को 3 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। 3 दिन के अंदर उसको उस पर जाकर साइन करना होता है, तभी उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाएगा। मतलब कंप्लेनेंट के पास यहाँ पर 3 डेज का टाइम है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर उस कंप्लेंट को साइन करे। अगर किसी ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कंप्लेंट दी है तो उसके बाद ही वो ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। सो इसमें फर्स्ट सबसेक्शन में यही था कि FIR पुलिस स्टेशन इंचार्ज को दी जाती है, और आप ओरली भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर आप ओरली दे रहे हैं तो आप पुलिस स्टेशन में जैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, पुलिस ऑफिसर वो आपका राइटिंग में लिखेगा और उसके बाद आपको वहाँ पर उस पर साइन करना होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप अगर व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको 3 डेज के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर साइन करके आना होगा, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। अब पुलिस वाला क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, एक उनका रजिस्टर मेंटेन होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो रूल्स के थ्रू बताया जाता है और फिर वो उसको उसमें लिख लेगा। अब यहाँ पर ना कुछ प्रोवाइजो में स्पेशल केसेस बताए गए हैं। स्पेशल केसेस क्या है इसमें, सेक्शन नंबर 64 से लेकर 79 तक, और इसमें 124 BNS के अगर उसके अंडर कोई भी क्राइम होता है तो FIR एक महिला पुलिस ऑफिसर ही लिखती है। सो ये कौन से केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, रेप वगैरह वाले इसमें केसेस हैं। तो अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो पुलिस ऑफिसर विमेन जो होगी वही उस FIR को लिखेगी। अब उसमें और प्रोवाइजो में क्या फर्दर बात की गई है, इसमें अगर कोई इंसान, जैसे ये जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केसेस हैं, तो ये जो ऑफेंसेस हैं वो एक वीडियोग्राफी के साथ रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। एंड इसमें एक चीज़ और बात की गई है, अगर मानो ये जो ऑफेंसेस हुए हैं और इसमें जो विक्टिम है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है तो FIR उसके घर पर या फिर कोई ऐसी जगह पर लिखी जाएगी जहाँ पर वो विक्टिम कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो उस जगह पर लिखी जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है, अगर वहाँ पर इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत लगती है तो उसकी मदद भी ले ली जाएगी। तो यही ए प्रोवाइजो बात करता है। अब इसका जो B वाला है ये क्या बोलता है कि सारी जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा वीडियोग्राफ किया जाएगा, मतलब सब पूरे प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की जाएगी। C क्लॉज इसमें बात कर रहा है कि पुलिस को जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने होते हैं। सो ये किस सेक्शन के अंदर होगा, 183 सबसेक्शन 6 A क्लॉज के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड कराने होंगे जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है। सो ये था हमारा फर्स्ट सबसेक्शन, FIR किस तरीके से लिखी जाती है, कैसे दी जाती है, FIR करने का तरीका क्या है। अब इसमें सेकेंड सबसेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी FIR लिखी जाएगी उसकी फ्री कॉपी एक दी जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, तुरंत दी जाएगी, या तो वो विक्टिम को दी जाएगी या फिर जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको वो दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में FIR की कॉपी। सबका जो थर्ड सबसेक्शन है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इसमें क्या होता है, अगर जो क्राइम है उसकी जो सजा है 3 से 7 ईयर्स
तक का है तो पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी ऐसे केसेस में। पहले वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर की परमिशन से एक 14 डेज की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। वहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी और वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर से पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद होगी, और जिसमें ये देखा जाएगा कि केस बन सकता है या फिर नहीं। वहां पर चेक करेंगे, पहले 14 दिन का टाइम लेकर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे कि क्या केस सच में बन रहा है या फिर नहीं। अब मानो अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। सो यही था थर्ड सबसेक्शन। अब फोर्थ समझते हैं। अब मानो कोई ये वो केसेस बताता है, अगर मानो पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं। आपके पास इसमें ऑप्शंस है। अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है, रिफ्यूजल करता है, नहीं लिखता है, तो विक्टिम वहां पर एसपी के पास जा सकते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। वो अपनी राइटिंग में शिकायत उनको दे सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। अब मानो अगर एसपी को लगता है कि सच में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो खुद या फिर किसी जूनियर ऑफिसर को बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। किसी से खुद या तो खुद कर सकते हैं या फिर किसी जूनियर ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। अब मानो अब इसमें एक चीज, अगर मानो एसपी भी एक्शन नहीं ले रहे तो आपके पास एक और इसमें अपॉर्चुनिटी है, आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और वहां पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो सेक्शन 173 कॉग्निजेबल ऑफेंस देने की इन्फॉर्मेशन, एफआईआर रजिस्टर होने और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की एक बस शुरुआत है। एफआईआर कैसे दी जाती है वो पूरा तरीका बताया गया है, किसको दी जाती है, कैसे दी जा सकती है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं सुनते, आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं तो आप वहाँ पर एसपी के पास जा सकते हैं। वो भी नहीं सुनते तो आप मैजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो इसमें यही बताया गया क्या तरीका है, कैसे दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 174। तो ये बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। तो ये बात करता है एफआईआर मानो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो कैसे, क्या उसका प्रोसीजर है, उसको डिटेल में समझते हैं। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सबसे पहले तो ये समझते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। वही ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपको पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट के वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। सो इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, जैसे मानो चीटिंग का केस हो गया, डेफामेशन का केसेस हो गया, तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो ऐसे केसेस में आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो पहले पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिलने पर क्या करना होता है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज उस इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कंप्लेनेंट को मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती है। अब इसमें पुलिस हर 15 डेज पर एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजती है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि 15 डेज तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। आप इसमें पढ़िए फर्स्ट सबसेक्शन में सेकेंड क्लॉज लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट बात क्या कर रहा है, रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट। आप इन्फॉर्मेंट मैजिस्ट्रेट को के पास भेजेंगे। सेकंड क्या बात कर रहा है, फॉरवर्ड द डेली रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। फोर्टनाइटली का ही ये मतलब होता है वंस एवरी, जैसे ही 14 डेज हुए वो भेज देंगे, फिर दोबारा हुए फिर वो भेज देंगे। तो मैजिस्ट्रेट के पास हर 14th डे पर ये रिपोर्ट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्टनाइटली। एंड अब सेकंड सबसेक्शन इसका क्या बात कर रहा है कि पुलिस नॉट कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशंस कब कर सकती है। सो जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तभी करेगी। यहाँ पर वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही पुलिस के पास पावर्स है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही फिर उस इन्वेस्टिगेशन को करेगी। एक बार बस मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसके बाद वो सारी इन्वेस्टिगेशन बस वैसे ही करेगी जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में करती है। बस इसमें आपको एक बार मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। फिर इसमें क्या है, और इसमें एक चीज और है कि बिना वारंट के वो फिर भी अरेस्ट नहीं कर सकती। सेकंड सबसेक्शन यही बात कर रहा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच और कमिट द केस फॉर ट्रायल। सो जिस मैजिस्ट्रेट के पास ये ट्रायल करने का पावर्स है उसी से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। थर्ड क्या बात कर रहा है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उसके बाद बस एक बार परमिशन मिलने के बाद वो उस नॉन कॉग्निजेबल केस को ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करेगा जैसे कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन होती है। बस वो वहां पर बिना वारंट के फिर भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अब इसमें फोर्थ क्या बात करता है, मानो कोई मिक्स्ड केस है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुआ है और नॉन कॉग्निजेबल भी हुआ है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना उसको हम पूरा ओवरऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मानते हैं। मानो कोई ऐसा केस है जहां पर मर्डर भी हुआ है और चीटिंग भी हुआ है, तो चीटिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन मर्डर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पूरा जो एक ऑफेंस माना जाएगा वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो कॉग्निजेबल केस की तरह ही की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलते हैं।
इसका मतलब कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सेक्शन 174 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस बताता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 175 जो बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब यहाँ पर ना पावर के बारे में बताया गया कि एक पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर्स है केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहा है पुलिस स्टेशन इंचार्ज बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें एक चीज और बताई गई है, मानो अगर केस कोई सीरियस नेचर का है तो एसपी ऑर्डर दे सकता है डीएसपी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर एसपी चाहता है कि कोई ऐसा केस है जो बहुत सीरियस नेचर का है और डीएसपी ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो एसपी वहां पर ऑर्डर दे सकते हैं। तो सेकंड सबसेक्शन इसमें बात कर रहा है कि कोई भी इंसान इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। सो इसमें क्या लिखा है, अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि उस ऑफिसर के पास पावर नहीं थी। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है वहां पर कि इस पर चैलेंज किया जा सके कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं थी इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो वो इनवैलिड है। लेकिन ऐसे केसेस में भी वो उनकी इन्वेस्टिगेशन वैलिड ही मानी जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेकार या वॉइड नहीं मानी जाएगी और ये कहकर केस खत्म नहीं किया जा सकता है। सो थर्ड सबसेक्शन बता रहा है अगर किसी इंसान की एफआईआर लिखने से मना कर दी गई है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकता है अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 के तहत। अब इसमें मैजिस्ट्रेट एफिडेविट और पुलिस ऑफिसर्स की सबमिशंस देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। सो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने का पावर यहाँ पर दे सकते हैं। सो फोर्थ सबसेक्शन में बात की गई है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन का क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेन होती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर जो है वो अलग होता है। मैजिस्ट्रेट तभी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा फर्स्ट जब उसके सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट आए, सेकेंड पब्लिक सर्वेंट अपना स्टेटमेंट दे दे कि वो उस सिचुएशन में क्यों था। तब ये जो प्रोविजन है वो पब्लिक सर्वेंट्स को फॉल केस से बचाने के लिए ही ऐड किया गया है, इसका यही मतलब है। सो सेक्शन 175 का यही क्रिस्प है कि पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अगर केस सीरियस होता है तो डीएसपी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर एसपी चाहते हैं कि डीएसपी करें तो वो कर सकते हैं। सो अगर एफआईआर लिखने से मना किया गया है तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे 175 खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें बताया गया क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन इसमें क्या बात कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की बेसिकली इसमें शुरुआत कैसे होती है वो समझते हैं। सो अगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को किसी भी तरीके से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को वो एक रिपोर्ट भेजेगा, खुद या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है, उसको भेजेगा। थर्ड इसमें अगर जरूरी होता है तो ऑफेंडर को ढूंढने के लिए मेजर्स लेगा। अब इसमें एक्सेप्शन है। पहला, अगर मानो क्राइम माइनर है और अक्यूज का नाम पहले से ही पता है तो साइट विजिट करना जरूरी नहीं है। सेकंड क्या है इसमें, अगर पुलिस को लगता है कि केस इन्वेस्टिगेशन के लायक ही नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन वहां पर उन केसेस में नहीं करेगी। मतलब कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो ऐसे केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं ना करे तो भी चलेगा। अब इसमें ना प्रोवाइजो में एक चीज और लिखी गई है, उसमें रेप केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, उसे समझते हैं। तो उसमें क्या है, विक्टिम का जो स्टेटमेंट है वो उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकेंड इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट है वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड इसमें क्या है, जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर लोकल सोशल वर्कर्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट रह सकते हैं। फोर्थ इसमें क्या है, तो स्टेटमेंट फिर इसमें जो भी पूरा स्टेटमेंट लिया जाएगा वो एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड भी किया जाएगा। सर इसका जो सेकंड सबसेक्शन है वो क्या बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर पुलिस को लगता है नहीं करनी चाहिए तो उनको रीजंस देने होते हैं राइटिंग में। इसको समझते हैं डिटेल में। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो अब मानो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है या फिर वो साइट विजिट नहीं करती है तो उसके जो रीजंस है वो ऑफिशियल रिपोर्ट में उनको लिखने पड़ेंगे और हर 15 डेज में एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा। और अगर मानो किसी इंसान के इस ग्राउंड पर एफआईआर रिजेक्ट की जाती है तो उसको भी नोटिफाई किया जाएगा और वो राइटिंग में ही किया जाएगा नोटिफाई। अब इसमें थर्ड सबसेक्शन में बात की गई है सीरियस क्राइम्स के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कंपल्शन। तो इसमें क्या बताया गया है, जिसमें जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स से मानो ज्यादा है, ठीक है, तो उन केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट करेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है वो वीडियोग्राफी के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मानो किसी स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो वो स्टेट दूसरे स्टेट से हेल्प ले सकता है। दैट वाज इट, यही था सेक्शन 176 जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को रेगुलेट करता है और इसमें इन्वेस्टिगेशन को काफी फेयर और ट्रांसपेरेंट रखा गया है और इसमें सीरियस क्राइम्स के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी भी किया गया है।
सो दैट वाज इट। अब आते हैं नेक्स्ट पर 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब इसमें रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट तक कैसे पहुंचती है, तो सेक्शन 176 के अंडर जो भी रिपोर्ट पुलिस मैजिस्ट्रेट को भेजती है उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहे तो ये रिपोर्ट एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू भेजी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर सकती है जो रिपोर्ट्स को मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाएगा। अब इसमें सुपीरियर ऑफिसर जो रिपोर्ट पहुंचाएगा उसकी क्या पावर्स होती है वो और बात करते हैं। इसमें सुपीरियर पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को वेरीफाई भी कर सकता है, वो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट में लिखकर बिना देरी के मैजिस्ट्रेट के पास भी रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली इंश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो और सीनियर ऑफिसर्स का सुपरविजन बना रहे। ये छोटा सा सेक्शन था कैसे रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचती है। फिर अब आते हैं 178 पर। 178 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इसमें ये बताया गया मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस होता है। तो जब मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 176 के अंडर पुलिस की रिपोर्ट मिलती है, पुलिस रिपोर्ट मिलती है, तो वो 3 तरीकों से एक्शन ले सकता है। तो 178 सेक्शन क्या बात कर रहा है, मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स fit at one proceeds or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this संहिता। So basically यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट आती है 176 के अंडर, पुलिस रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट को मिलती है तो उनके पास 3 तरीकों से एक्शन लेने का पावर है। पहला है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस में इन्वेस्टिगेशन की और जरूरत है तो वहां पर पुलिस को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। एंड सेकेंड उनके पास ये पावर है कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट खुद से इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं ताकि पता चले कि केस को आगे ले जाना है या फिर नहीं। थर्ड, इसमें वो केस को डिस्पोज भी कर सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं है तो वो वहां पर केस को डिस्पोज भी कर सकते हैं। एज पर लॉ वो केस को क्लोज कर देंगे। तो दैट वाज इट 178। अब आते हैं 179 पर, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अगर मानो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों को बुलाना है, ठीक है, पूछताछ करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो समझते हैं। पुलिस सबसे पहले समझते हैं पुलिस किन लोगों को बुला सकती है। सबसे पहले जब पुलिस किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो किसी भी ऐसे इंसान को बुला सकती है जिसके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, वो उस केस की जानकारी रखता हो। अब पुलिस राइटिंग में ऑर्डर्स देगी तभी वो बुला सकती है, मतलब बुलाने का एक तरीका है, उसको राइटिंग में ऑर्डर्स देना होगा, उसके जरिए वो बुला सकती है। तो इसमें वो सिर्फ अपने स्टेशन या फिर आसपास के किसी दूसरे स्टेशन में लोग रह रहे हैं, बाउंड्री में रहने वाले लोग हैं, तो उन सबको वो बुला सकती है। अब मानो पुलिस किसी इंसान को बुलाती है तो कुछ लोगों को अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से लोग हैं उनका जो भी स्टेटमेंट है वो घर पर ही लिया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट में नो मेल पर्सन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल से कोई भी छोटा बच्चा है उसको नहीं बुलाया जाएगा। 60 साल से कोई अबव मेल पर्सन है उसको भी नहीं बुलाया जाएगा। कोई भी विमेन है उसको भी नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई इंसान मेंटली या फिजिकली रूप से डिसेबल्ड है उसको भी नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात की गई है अक्यूट इलनेस। तो अक्यूट इलनेस वो है जिस इंसान को कोई ऐसी सीरियस थोड़ी बीमारी हो, उस इंसान को भी नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर इनका कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो आप घर पर जाकर कर सकते हैं। और अगर मानो ये लोग खुद से अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, इनको रोका भी नहीं जाएगा। अब ये जो विटनेस का खर्चा है वो कौन उठाएगा, आने जाने का रीजनेबल जो एक्सपेंसेस है वो कौन उठाता है। अगर किसी भी विटनेस को दूसरी जगह पर बुलाया जाता है तो उसके जो भी आने जाने का, रहने का, खाने पीने का, मतलब जो बेसिक रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो पुलिस देती है और इसके रूल स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी और जो भी इसका खर्चा है वो पुलिस देगी। ओके, सो आप समझते हैं सेक्शन 180 बात करता है पुलिस विटनेस का स्टेटमेंट बेसिकली कैसे रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने ये समझा कि विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा। अब विटनेस आ गया तो उसका स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है वो समझते हैं। जो भी पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो किसी भी इंसान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक सर्टेन रैंक का ऑफिसर भी इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एलिजिबल है और ये जो स्टेटमेंट होगा वो ओरल होगा, ठीक है, ओरली पूछा जाएगा। सेकंड सब सेक्शन में बताया गया इसमें विटनेस के लिए क्या रूल्स हैं। अब इसमें विटनेस का फर्ज होता है कि वो सच बोले और पुलिस के क्वेश्चंस का जवाब दे, लेकिन इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो विटनेस का जवाब देने से वो विटनेस खुद ही क्रिमिनल चार्ज के लिए पेनल्टी में फंस सकता है तो उसे उसका जवाब देने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। अब इसके थर्ड सब सेक्शन में क्या बात की गई है, स्टेटमेंट का रिकॉर्ड कैसे बनेगा। पुलिस विटनेस के स्टेटमेंट को राइटिंग में लिख सकती है। हर विटनेस का स्टेटमेंट अलग और ट्रू होगा, मतलब अगर 2 विटनेस बैठे हैं सामने तो उन अलग अलग पेजेस पे वो लिखे जाएंगे, मेंटेन किया जाएगा उनका रिकॉर्ड।
और स्टेटमेंट, ये जो भी प्रोसीजर होगा, वो जो भी स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड भी किया जाएगा। अब इसमें अगर विमेन का स्टेटमेंट दे रही है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं। क्या? अगर किसी औरत के साथ BNSS के सेक्शन 64 से 79 यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले क्राइम हुआ है तो वो कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर या फिर कोई फीमेल ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका यही पर्पस है ताकि विक्टिम या विटनेस को कंफर्ट रहे, इजीली वो सब चीज बता पाए खुल के। यही था हमारा सेक्शन 180, किस तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है एक विटनेस का। अब नेक्स्ट 181 बात कर रहा है स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। सो ये बताता है पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट सबसेक्शन हमें क्या बताता है, कोई भी इंसान जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने स्टेटमेंट देता है उसको वो स्टेटमेंट साइन नहीं करना होता। ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ पुलिस डायरी में लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये किसी भी ट्रायल या इंक्वायरी में डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं जब तक कि लॉ में उसका कोई स्पेसिफिक यूज अलाउ ना हो। अब ये समझते हैं स्टेटमेंट का ट्रायल में यूज कैसे हो सकता है। सो अगर कोई विटनेस प्रोसिक्यूशन के तौर पर बुलाया गया है और उसका स्टेटमेंट राइटिंग में अवेलेबल है तो उसके स्टेटमेंट का एक पार्ट यूज किया जा सकता है। अगर अक्यूज विटनेस के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है तो वो रिटन स्टेटमेंट का सहारा ले सकता है और प्रोसिक्यूशन भी इस स्टेटमेंट का कोर्ट की परमिशन से यूज कर सकती है, पर सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए जवाबों को समझाने के लिए। तो सेकंड क्लॉज ना सेविंग क्लॉज है। इस सेक्शन का बेसिकली कोई एक्सेप्शन है, उसको समझते हैं। सो अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट जो हमारा हुआ करता था उसके सेक्शन 26 सब क्लॉज ए या फिर सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में कोई स्टेटमेंट इंक्लूड होता है तो इस सेक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कुछ केसेस में पुलिस स्टेटमेंट का ट्रायल में यूज अलाउड होता है। अब इसमें अगर किसी विटनेस ने पुलिस के सामने किसी जरूरी बात का जिक्र नहीं किया है और लेटर ट्रायल में उसे इम्पोर्टेंट माना जाए तो ये कॉन्ट्रडिक्शन माना जा सकता है। तो अगर मैं सेक्शन को समराइज करूँ, सेक्शन का क्या पर्पस है, तो पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रायल में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते, लेकिन अगर विटनेस का स्टेटमेंट राइटिंग में है तो अक्यूज्ड उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। प्रोसिक्यूशन भी लिमिटेड केसेस में कोर्ट की परमिशन से स्टेटमेंट का यूज कर सकती है और किसी जरूरी फैक्ट का स्टेटमेंट में मेंशन ना करना भी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। सो यही हमारा 181 सेक्शन बात कर रहा है। अब समझते हैं 182 को। 182 में क्या लिखा है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर। इसमें समझाया गया कि पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी किसी इंसान को स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। पुलिस किसी भी तरीके से, चाहे धोखा दे, धमकी दे या फिर लालच दे, उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकती। किसी भी धोखे से, धमकी से या फिर लालच से वो उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकती पुलिस। अब ये जो सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो जबरदस्ती दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो इनएडमिसिबल माने जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। अब ये तो समझ आ गया कि पुलिस ऑफिसर किसी को जबरदस्ती स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कह सकती। अब मानो कोई इंसान अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या पुलिस ऑफिसर उसको रोक सकता है स्टेटमेंट देने से? तो फिर वो भी नहीं। अगर कोई इंसान मानो अपनी मर्जी से स्टेटमेंट देता है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपनी मर्जी से स्टेटमेंट देना चाहता है तो पुलिस उसको नहीं रोक सकती है। पुलिस किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकती कि आप ये मत बोलो, कि आप ये बोलो, आप इससे फंस सकते हो, आपके ऊपर केस हो सकता है, कुछ नहीं कह सकती। जो इंसान स्टेटमेंट दे रहा है वो अपनी मर्जी से देगा और पुलिस उसमें कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकती है। अब इसका प्रोवाइजो में एक एक्सेप्शन की बात की गई है। इस सेक्शन का भी एक एक्सेप्शन भी है। तो सेक्शन 183 सब क्लॉज 4 के प्रोविजन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 183 के प्रोविजन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप समझते हैं सेक्शन 183 जो थोड़ा सा लेंदी है, बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया कन्फेशन सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट सब सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अगर किसी इंसान ने कोई अपना जुर्म कबूल किया है या उसने कन्फेस किया है तो उसे सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड करवाया जाएगा। पुलिस ऑफिसर कन्फेशन कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास मैजिस्ट्रेट वाली पावर ही क्यों ना हो। और कन्फेशन या स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा और अक्यूज्ड का एडवोकेट भी वहां पर प्रेजेंट रह सकता है। अब सेकंड सबसेक्शन में ये बताया गया है कि कन्फेशन के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है, मैजिस्ट्रेट पहले ये समझाता है कि कन्फेशन देना जरूरी नहीं है। रिकॉर्ड करने से पहले मैजिस्ट्रेट उस इंसान को समझाएगा कि आप जो ये कन्फेशन दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आप दें, अगर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं तभी दीजिएगा। सो मैजिस्ट्रेट उस सामने इंसान को सब कुछ समझाएगा कि अगर आपने कन्फेशन दिया तो ये एविडेंस बन सकता है कोर्ट में। और मैजिस्ट्रेट ये कंफर्म करेगा बेसिकली कि कन्फेशन जबरदस्ती नहीं लिया गया है, कोई भी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, कोई धमकी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उस इंसान पर। ये सब चीज वो मैजिस्ट्रेट सामने उस इंसान को समझाएगा कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले कि कन्फेशन जो है वो वॉलंटरली ही हुआ है।
सो थर्ड सबसेक्शन बताता है अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देने से पहले ही बोल दे कि मुझे कन्फेशन नहीं देना है, तो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट वापस उस इंसान को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजते हैं, वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। सो फोर्थ सबसेक्शन बताता है कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो कन्फेशन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा और उस पर अक्यूज्ड का साइन होगा। सो मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाएंगे और उस पर लिखकर कंफर्म करेंगे कि अक्यूज्ड को समझाया गया है कि वो कन्फेशन देने के लिए कोई मजबूर नहीं है, कन्फेशन बिल्कुल वॉलंटरली हुआ है और अक्यूज ने कन्फेशन को सुना है, पढ़ा है और कंफर्म किया है कि वो सच है। तो ये एक वो मेमोरेंडम बनाएंगे मैजिस्ट्रेट, कन्फेशन है वो रिकॉर्ड करेंगे और उस पर अक्यूज साइन करेगा। तो फोर्थ सबसेक्शन तक यहाँ तक बात की गई थी कन्फेशन के बारे में। अब फिफ्थ सबसेक्शन से यहाँ पर बात की जा रही है स्टेटमेंट के बारे में। मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझते हैं। मैजिस्ट्रेट ओथ लेकर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। सो अगर ये अब इसमें एक चीज़ है, अगर ये सेक्शुअल ऑफेंसेस या फिर सीरियस क्राइम से रिलेटेड होता है स्टेटमेंट, तो विक्टिम का स्टेटमेंट जल्द से जल्द रिकॉर्ड करवाया जाएगा ऐसे केसेस में। और ज़्यादा सीरियस केसेस हैं, मानो 10 साल से ज़्यादा की, अब मानो कोई और ज़्यादा सीरियस नेचर का केस है जिसमें पनिशमेंट 10 साल की है या उससे ज़्यादा की है या डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे केसेस में विटनेस का स्टेटमेंट तुरंत रिकॉर्ड होगा। और इसमें क्या है, डिसेबल्ड, अगर विटनेस डिसेबल्ड है तो उसके लिए इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की जरूरत लगती है, तो वो उसकी मदद ली जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर विटनेस डिसेबल्ड है तो उसका सारा रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी उसकी। अब इसमें एक चीज और है, अगर विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है तो ट्रायल के समय उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता, एग्जामिनेशन चीफ के लिए उसको बुलाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब 7th सबसेक्शन में ये और बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट को क्या करना होता है। तब जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे तो उस कन्फेशन या स्टेटमेंट को उस मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जिसके पास ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन होगा। सो दिस वाज 183। अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस नहीं कर सकती। मैजिस्ट्रेट कंफर्म करेगा कि कन्फेशन जबरदस्ती नहीं दिया गया है। कन्फेशन से पहले अक्यूज्ड अगर मना करता है तो उसे पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजा जाता है। सो इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस, सीरियस क्राइम्स और डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ स्पेशल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर बताया गया है। सो यस, दैट वाज इट। सेक्शन 183 कन्फेशन या स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड होगा वो 183 बताता है। आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं 184 की, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो जो भी विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं डिटेल में। पहली बात तो मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है। सो अगर किसी विमेन के साथ रेप या अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, ठीक है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाएगा, रजिस्टर्ड आरएमपी द्वारा ही करवाया जाएगा, उस वही डॉक्टर कर सकता है। अगर मानो गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये एग्जामिनेशन कर सकता है। अब इसमें कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, जिसका भी एग्जामिनेशन करवाया जाएगा उसकी कंसेंट बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिर्फ तभी करवाया जाएगा जब विमेन की रिटन कंसेंट होगी, ठीक है, तभी। अगर मानो विमेन की मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो नहीं दे पा रही है कंसेंट या फिर वो माइनर है, तो उस केसेस में गार्जियन या फिर कंपिटेंट पर्सन से कंसेंट लेना होगा। लेकिन कंसेंट यहाँ पर बहुत मैटर करती है, बिना कंसेंट के एग्जामिनेशन इलीगल माना जाता है। तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। जब रेप का केस पुलिस के नोटिस में आता है तब विक्टिम को 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना जरूरी होता है, ठीक है। जितना जल्दी मेडिकल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेगा। अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए, वो डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें बात किया गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ द विमेन होना चाहिए। जो भी औरत जिसका भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसका पूरा नाम पता डिटेल में लिखा होना चाहिए, किस इंसान के द्वारा वो हॉस्पिटल में लाई गई है वो लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद विक्टिम की उम्र लिखी होगी, क्या उस विमेन की कितनी एज है वो सब लिखा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें बात की गई विक्टिम की बॉडी से जो भी सैंपल लिया गया है वो सब लिखा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें अगर उस विक्टिम की बॉडी पर कोई भी मार्क्स ऑफ इंजरी है तो वो सब डिटेल में लिखा होना चाहिए। विक्टिम का क्या मेंटल कंडीशन है जब वो वहाँ हॉस्पिटल में आया वो सब लिखा होना चाहिए। फिर अगर कोई भी ऐसा और चीज़ उसकी बॉडी में से लिया गया है, अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल रेट, अगर कुछ और भी डिटेल है तो उसको आप एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में आप लिख कर देंगे। तो इस तरीके से रिपोर्ट बनाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का, उसमें एक चीज़ और है, सो डॉक्टर को बिल्कुल क्लियर एंड कंक्लूजन देने होंगे। उसमें डिटेल में डॉक्टर अपने हर कंक्लूजन का रीज़न लिखेगा, ठीक है। कोई रिपोर्ट अगर उसने बनाई तो वो पूरा कंक्लूजन डिटेल में लिखेगा। रिपोर्ट में क्लियरली लिखना होगा कि कंसेंट ली गई थी और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या एग्जैक्ट टाइम पे वो शुरू की गई, किस एग्जैक्ट टाइम पे वो खत्म हुई है मेडिकल एग्जामिनेशन, वो टाइम भी उस पर लिखना होगा। फिर 6th इसमें एक बात की गई है कि जो रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाएगा वो रिपोर्ट को 7 दिन में ही देना होगा, ठीक है। पुलिस को रिपोर्ट 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी होगी और वो पुलिस उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को भेज देगी, ठीक है। तो 7th सबसेक्शन में ये बताया गया कंसेंट के बिना मेडिकल इलीगल ही होता है। अगर विक्टिम या फिर उसके गार्जियन से कंसेंट नहीं लिया गया है
तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता और कंसेंट के बिना मेडिकल एग्जामिनेशन इलीगल ही माना जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में एक पार्ट बताया गया, एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वही डेफिनेशन है जो हमने सेक्शन 51 में पढ़ी थी। तो अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करूं तो क्या क्या हमने पढ़ा, इसमें रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है, एग्जामिनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा, कंसेंट के बिना एग्जामिनेशन नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा और 7 दिन के अंदर उस मेडिकल रिपोर्ट को डॉक्टर को वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी होगी और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सेक्शन 193 के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ उस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। सो दिस वाज इट 184। अब आते हैं नेक्स्ट पर 185 जो बात कर रहा है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। सो इसके अंदर समझते हैं पुलिस कब सर्च कर सकती है। अगर फर्स्ट सब सेक्शन में क्या लिखा है, अगर किसी पुलिस स्टेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस या कोई ऐसी चीज है जो किसी जगह पर मौजूद है तो वहां पर वो सर्च कर सकती है। उस एविडेंस को बिना देरी के वहां पर नहीं मिलेगा, अगर वहां का सर्च नहीं किया गया तो वो कर सकती है। वही ऑफिसर कर सकता है अगर उस ऑफिसर को उस केस की इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है। तो अगर उसके पास राइट है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का तो वो वहां पर सर्च भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर को सर्च करने से पहले राइटिंग में केस डायरी में लिखना होगा कि उसके पास सर्च करने का क्या रीजन है, उस जगह का उस एविडेंस का मेंशन करना होगा उस डायरी में कि वो उस जगह की सर्च क्यों करना चाहता है, पूरा रीजन उसको राइटिंग में देना होगा। अब इसमें एक चीज है, जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही ऑफिसर उस जगह की तलाशी लेगा, उस जगह का सर्च करेगा अगर पॉसिबल होता है तो। जो भी अब सर्च किया जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बेसिकली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें मोबाइल फोन को प्रेफरेंस दी गई है, मोबाइल फोन के थ्रू अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। अब मानो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन वो वहाँ के सर्च नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में अगर किसी वजह से ऑफिसर मानो खुद से सर्च नहीं कर सकता है, उन्हें एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को राइटिंग में ऑर्डर देना होगा जिसमें सर्च करने की जगह वो जो चीज ढूंढनी है उसके बारे में और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा डिटेल में। वो सबऑर्डिनेट उस जगह की जाकर सर्च कर सकता है फिर उसके बाद। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, तो सर्च वारंट से जुड़ी जो भी प्रोविजंस है 103 BNSS वो इस सेक्शन पर भी लागू किया जाएगा, सर्च पर भी वो लागू होगा, एप्लीकेबल है सर्च पर भी। और जो सर्च रिकॉर्ड की कॉपी है वो 48 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा। अब जो जगह सर्च की गई है उस जगह का मालिक या जो भी ऑक्यूपेंट है वो मैजिस्ट्रेट से फ्री में कॉपी ले सकता है। सो अब आते हैं 186 सेक्शन पर जो बात कर रहे हैं व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू वारंट। ठीक है, तो इसमें ना ये समझाया गया है कि पुलिस स्टेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और सर्च वारंट की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करता है सेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट सब सेक्शन इसमें बात कर रहा है जब एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन से सर्च करने के लिए कह सकता है। कब? सो अगर किसी पुलिस स्टेशन इंचार्ज या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, अगर उनको लगता है कि कोई एविडेंस किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में है और अगर उसके पास खुद का राइट होता तो वो उस एरिया में अपने आप सर्च कर सकता, तो वो दूसरे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को राइटिंग में रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस एरिया का सर्च किया जाए। अब दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर का क्या ड्यूटी बनती है, तो जो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो उसको सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग सर्च करना होगा। अब मानो कोई चीज या फिर कोई एविडेंस ऐसा मिलता है, उसको उस पुलिस ऑफिसर के पास भेजना होगा जिसने उस एरिया की रिक्वेस्ट की थी सर्च करने की, उस ऑफिसर के पास वो भेज दिया जाएगा एविडेंस। सो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन इंचार्ज से परमिशन लेने में देरी हो सकती है और इस वजह से एविडेंस छुपाया जा सकता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो उन केसेस में क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर, वो बिना परमिशन के दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में जाकर सर्च भी कर सकता है और ये सर्च सेक्शन 185 के रूल के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। अब जब पुलिस बिना परमिशन के दूसरे पुलिस स्टेशन में सर्च करती है तो क्या करना होगा, सो जिस पुलिस ऑफिसर ने दूसरे एरिया में सर्च किया है उसको तुरंत उस पुलिस स्टेशन इंचार्ज को नोटिस भेजना होगा। उस नोटिस के साथ सर्च की लिस्ट जो सेक्शन 103 के अंडर बनाई गई थी उसको भी भेजनी होगी। जो भी रिकॉर्ड सेक्शन 185 के सबसेक्शन 1 और 3 के अंडर बने हैं उनको भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा। अब सर्च की रिपोर्ट का कॉपी किस किस को मिल सकता है वो समझते हैं। फिफ्थ सबसेक्शन में क्या बताया गया है, जिस जगह सर्च किया गया है उस जगह का जो भी मालिक है, ओनर है या ऑक्यूपेंट है, उसको फ्री में कॉपी मिल सकती है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर उसको सर्च की कॉपी रिपोर्ट मिल जाएगी। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 187। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। सो उन केसेस में जो इनमें इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रही तब क्या होता है। फर्स्ट सबसेक्शन में क्या लिखा गया है,
जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में पूरी नहीं हो सकती तब क्या होगा, उस बारे में बताया गया फर्स्ट सबसेक्शन में। सो अगर किसी इंसान को अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में रखा गया है लेकिन 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, जो सेक्शन 58 में मेंशन है, और अगर पुलिस को लगता है कि केस के एलिगेशन स्ट्रांग है, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा, जो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं हो सकता, उस केस की डायरी का एक कॉपी और अक्यूज को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब मैजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद क्या होगा, मैजिस्ट्रेट के पास जब अक्यूज जाता है, मैजिस्ट्रेट चेक करेगा कि अक्यूज को बेल मिली है या फिर नहीं, या उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है। अगर जरूरत हो तो वो अक्यूज की कस्टडी 15 डेज तक बढ़ा सकता है, लेकिन ये जो 15 डेज का पीरियड है वो 60 या 90 डेज के डिटेंशन पीरियड के अंदर ही काउंट होगा। जो टोटल 60 डेज है या टोटल 90 डेज है उनके अंदर ही 15 डेज काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन 187 सब क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है। अब मैक्सिमम कस्टडी कितनी हो सकती है वो समझते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि फर्दर कस्टडी देनी चाहिए, तो अगर केस एक ऐसे क्राइम से रिलेटेड है जिसमें सजा डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, ठीक है, तो अक्यूज को मैक्सिमम 90 डेज की कस्टडी मिल सकती है, मतलब जिसमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, ऐसे केसेस में। अब मानो कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल से कम की पनिशमेंट है, कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड 60 डेज तक का हो सकता है। तो मानो कोई ऐसा क्राइम है जिसकी सजा 10 साल से कम की है, तो 60 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, और 60 दिन की टोटल में से 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। टोटल 15 डेज है फर्स्ट, मतलब जैसे 60 दिन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं, तो इनमें से कोई भी टोटल मिला के 15 डेज तक की कस्टडी दी जा सकती है। अब इसमें एक चीज बताई गई है, मानो 60 डेज का या 90 डेज का पीरियड खत्म हो गया लेकिन फिर भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो अक्यूज को बेल मिल जाती है, और इसी को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं, ठीक है। अगर वो बेल लेने के लिए तैयार होता है तो वहां पर उसको बेल मिल जाएगी। सिर्फ इसमें एक चीज है, मैजिस्ट्रेट अक्यूज को पुलिस कस्टडी तभी दे सकता है जब अक्यूज को फिजिकली कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और इसमें एक चीज और बताई गई, बाद में जुडिशियल कस्टडी देनी हो तो अक्यूज को पर्सनली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, तभी मिलेगी जुडिशियल कस्टडी। अब इसमें स्पेशल केसेस बात की गई है। सो मानो कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर पुलिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जा सकती है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको 7 दिन की कस्टडी दे सकता है पुलिस ऑफिसर को, और 7 दिन जैसे ही खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तब इसमें एक बात और है, अगर समन्स केस है और जिसमें 6 मंथ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो उन केसेस में क्या होता है। सो अगर किसी समन्स केस में इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैजिस्ट्रेट केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पेशल रीजंस देकर मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर ले कि केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने से जस्टिस होगा, तो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया तो सेशन जज उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं और केस की आगे इन्वेस्टिगेशन को अलाउ कर सकते हैं। सो अगर मैं 187 पूरे सेक्शन को समराइज करती हूँ तो इसमें यही है। सो अक्यूज को बिना वजह इंडेफिनाइट कस्टडी में रखने से बचाने के लिए रूल्स इसमें दिए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट न होने पर अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने भेजना जरूरी है, और अगर 60 या 90 डेज तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी अक्यूज को, एंड समन्स केस में 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। सो यही था हमारा सेक्शन 187। अब आते हैं 188 पर, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। सो ये सेक्शन बात करता है, व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो कोई अगर पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई है, इन्वेस्टिगेशन करी है, तो वो सारी जो भी रिजल्ट है उस रिपोर्ट को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को वो दे देगा, सबमिट कर देगा। सो 189 सेक्शन की बात करता है, रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। सो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस स्टेशन इंचार्ज को लगता है कि कोई भी पक्का सबूत, मतलब सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है जो मैजिस्ट्रेट के सामने भेजने को जस्टिफाई करे, लेकिन अगर वो इंसान कस्टडी में है तो ऑफिसर उसको एक बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भरवा कर छोड़ सकता है, और ये कंडीशन होगी कि जरूरत पड़ने पर वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो जो केस का ट्रायल या आगे की प्रोसीडिंग्स देख सके। इस कंडीशन पर उसको बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है। सो बात करते हैं सेक्शन 190 की। 190 किस बारे में है, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। सो ये सेक्शन बताता है पुलिस कब केस मैजिस्ट्रेट के सामने भेज सकती है। सो फर्स्ट इसमें बात की गई है, जब किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है या फिर रीजनेबल ग्राउंड्स है,
तो पुलिस ऑफिसर अक्यूज को कस्टडी में लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और अगर केस बेलेबल हो और अक्यूज अपनी सिक्योरिटी दे सकता हो तो उन केसेस में पुलिस उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के लिए जमानत पर छोड़ सकती है, बॉन्ड पर छोड़ सकती है। अगर अक्यूज मानो कस्टडी में नहीं है तो भी पुलिस उससे एक बॉन्ड साइन करवा सकती है और मैजिस्ट्रेट के सामने बुलाने का अधिकार रखती है। तो मैजिस्ट्रेट के सामने क्या क्या चीजें पेश की जाएंगी? पुलिस मैजिस्ट्रेट को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भेजेगी, जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है, केस से जुड़ी कोई भी वेपन या ऑब्जेक्ट जो जरूरी हो, कोई भी अगर इन्होंने सीज किया तो उसको भेजेगी। सेकेंड, इसमें कंप्लेनेंट और विटनेस से एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि वो कोर्ट के सामने आकर गवाही देंगे। अगर बॉन्ड में सीजीएम का नाम लिखा हो तो मैजिस्ट्रेट उस केस को किसी और कोर्ट में भेज सकता है जो इंक्वायरी या ट्रायल करेगा, लेकिन कंप्लेनेंट और विटनेस को इसकी प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। अब इसमें फोर्थ सबसेक्शन में एक बात की गई है, बॉन्ड का प्रोसेस बताया गया है। सो जो भी बॉन्ड साइन करेगा उसे एक कॉपी मिलेगी और ओरिजिनल बॉन्ड और पूरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भेजी जाएगी। सो अब समझते हैं सेक्शन 191 जो बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट। सो ये सेक्शन बताता है अगर कोई कंप्लेनेंट या फिर विटनेस कोर्ट जा रहा हो तो पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कहेगी, उसको मजबूर नहीं कर सकती, तो बिना वजह कोई भी परेशानी नहीं दी जाएगी, कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। ठीक है, उसे सिर्फ अपनी बॉन्ड देने की जरूरत है, उसके अलावा उससे कोई और सिक्योरिटी नहीं मांगी जा सकती। मानो अगर कंप्लेनेंट या विटनेस बॉन्ड साइन करने से मना कर देता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कस्टडी में लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट उसे तब तक कस्टडी में रख सकते हैं जब तक कि वो बॉन्ड को साइन ना करे या जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। अब आते हैं 192 पर जो बात करता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो इस सेक्शन में क्या बताया गया है, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट सब सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे हर दिन एक डायरी में अपनी प्रोसीडिंग्स लिखनी होंगी। उसे डेली जो भी उसने किया उस केस में इन्वेस्टिगेशन क्या मिला वो सब उसे रिकॉर्ड करना होगा। सो इस केस डायरी में ये डिटेल्स लिखना जरूरी है, क्या क्या, कब और कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, पुलिस ऑफिसर ने कौन सी जगह विजिट की, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो सामने आए, ये सारी डिटेल्स उसको लिखनी होंगी। इसका सेकंड सब सेक्शन कहता है सेक्शन 180 के अकॉर्डिंग जो भी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसे केस डायरी में ऐड करना होगा। ठीक है, सेक्शन 180 में जो भी स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया गया था वो भी केस डायरी में लिखना होगा। अब पुलिस डायरी का फॉर्मेट कैसे होगा, ये जो डायरी होगी उसको वो एक प्रॉपर डायरी होगी, उसकी प्रॉपर पेजिनेशन भी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर नंबरिंग होगी उसकी, वो प्रॉपर वॉल्यूम्स में डायरीज होंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली इस डायरी में किसी भी पेज को छुपाया या फिर मिटाया नहीं जा सकता, इसकी प्रॉपर नंबरिंग होगी पेजेस की। अब इसका नेक्स्ट सब सेक्शन में क्या लिखा है, अगर कोई केस किसी कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान है तो कोर्ट पुलिस डायरी मंगा सकती है, लेकिन ये जो डायरी है वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज नहीं की जा सकती है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में इसे मदद के लिए ही यूज किया जा सकता है, ये एविडेंस के लिए यूज नहीं होगी। सो अब इसमें एक चीज है, अक्यूज जो है वो पुलिस डायरी को नहीं देख सकता है, इसको समझते हैं। सो इसमें ना तो अक्यूज ना ही उसके एजेंट्स यानी लॉयर, उसका एडवोकेट या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पुलिस डायरी देख सकते हैं, वो लोग नहीं देख सकते अक्यूज। ठीक है, कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर कोर्ट या पुलिस ऑफिसर अपने आप को मेमोराइज करने के लिए उस डायरी का यूज करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 148 और 164 के प्रोविजंस वहां पर एप्लीकेबल किए जाएंगे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 192। अब आते हैं 193 पर, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस सेक्शन में बताया गया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट जो है वो देना जरूरी होता है। तो फर्स्ट सब सेक्शन में क्या लिखा है, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी, पुलिस को बिना किसी देरी के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। सो अगर केस सीरियस है जैसे कि BNS के सेक्शन 64 से 71 या फिर पॉक्सो एक्ट के अंडर, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर खत्म करनी पड़ेगी। तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले जो केसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है कि 2 मंथ्स के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट सबसेक्शन में बात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होने के बाद मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होती है, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ इस सेक्शन में आके इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आकर खत्म होती है। सब इस नेक्स्ट सबसेक्शन में बता रहे हैं पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को एक डिटेल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी और इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, कि मतलब नेम ऑफ द पार्टीज, केस की इन्फॉर्मेशन किस नेचर की है, किन लोगों को केस के फैक्ट्स का पता था, मतलब जो भी विटनेसेस हैं, कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, किसने किया है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। अक्यूज को अरेस्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, अगर अक्यूज बेल पर है तो उसकी डिटेल्स, अगर अक्यूज को कस्टडी में भेजा गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर केस किसी
विमेन के ऊपर क्राइम का है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट अटैच होगा। अगर केस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज है तो उसकी कस्टडी का पूरा रिकॉर्ड। पुलिस को 90 डेज के अंदर विक्टिम या इन्फॉर्मेंट को इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बतानी पड़ती है, प्रोग्रेस उसको बतानी पड़ेगी। तो इस सेक्शन में आकर यहाँ पर मतलब ये 193 सेक्शन में आकर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म होने मतलब खत्म होने की ओर बढ़ती है आगे। सो ये सारी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए उस रिपोर्ट में। अब 4th सबसेक्शन में एक चीज बात की गई है कि सुपीरियर ऑफिसर का जो अप्रूवल है उसके बिना रिपोर्ट जो है वो नहीं भेजी जा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया है तो उसके थ्रू ही रिपोर्ट भेजी जाएगी, मैजिस्ट्रेट तक उसके थ्रू ही पहुंचाई जाएगी। वो ऑफिसर चाहे तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार करने से पहले पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराने का कह सकता है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन में बताया गया अगर अक्यूज को बेल मिल गई है तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसका बॉन्ड डिस्चार्ज हो या नहीं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स और विटनेस स्टेटमेंट्स केस में इंपॉर्टेंट है वो मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करने पड़ेंगे। अगर पुलिस को लगता है कि किसी स्टेटमेंट का कोई पार्ट केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट में उसे डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा तो वो मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि उस पार्ट को अक्यूज को ना दिखाया जाए। अब अक्यूज को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिलेगी। सो जितने भी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस को उसकी कॉपीज मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी होगी जो बाद में अक्यूज को दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली भेजे गए हैं तो उसे लीगली सर्व्ड माना जाएगा। सब इसमें एक चीज और बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद भी केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो हाँ, अगर पुलिस को और एविडेंस मिलता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मैजिस्ट्रेट को नए एविडेंस के साथ एक और रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। अगर मानो केस ट्रायल में पहुंच चुका है ऑलरेडी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना अगर चाहता है पुलिस ऑफिसर तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट की परमिशन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम 90 डेज के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी जो एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, यही था हमारा जो सबसेक्शन 9 बता रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैजिस्ट्रेट की परमिशन से। सो यस, दैट्स इट। सो 194 सेक्शन बात कर रहा है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एसेट्रा। सो इस सेक्शन में बताया गया है पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। फर्स्ट सबसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे केसेस में पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है किसमें, अगर किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को ये पता चलता है कि किसी ने मानो सुसाइड कर लिया है, किसी का मर्डर हुआ है या किसी को किसी जानवर ने खा लिया है मशीन से या फिर किसी से एक्सीडेंट हो गया है उस वजह से वो मर गया है या फिर कोई शक की बात हो, कोई रीजनेबल सस्पेक्ट हो कि किसी इंसान की मौत के पीछे कोई ऑफेंस किया है, पुलिस को ऐसे केसेस में सबसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बताना होगा और बिना देरी के वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। सेकंड क्या करना होगा, विजिट करनी होगी प्लेस ऑफ डेथ एंड इन्वेस्टिगेट करना होगा वहां का मैटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर इनहैबिटेंट्स ऑफ नेबरहुड, वहां पर उस जगह पर तुरंत जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग उन आसपास के पड़ोसियों के लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। थर्ड, इसमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करनी होगी एक रिपोर्ट जिसमें डिस्क्राइब क्या क्या करना चाहिए उस इंसान का कॉज ऑफ डेथ, डिस्क्राइबिंग उसमें क्या क्या वोन्स है, फ्रैक्चर्स, ब्रूसेस या फिर कोई जो भी मार्क्स ऑफ इंजरी है वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। फिर वहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं गैदर करना है स्टेटमेंट और विटनेसेस को। ठीक है, ये फर्स्ट सबसेक्शन में बताया गया है। सेकंड क्या बात कर रहा है, रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड विटनेस एंड इट मस्ट बी सबमिटेड टू डीएम एसडीएम विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट डीएम के पास या फिर एसडीएम के पास भेज दी जाएगी। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन में बताया गया है पुलिस मस्ट फॉरवर्ड द बॉडी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इफ, पुलिस को उस बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना होगा अगर सुसाइड हुआ है या फिर डेथ हुई है किसी एक ऐसी औरत की जिसकी शादी जिसकी शादी को 7 साल नहीं हुए, विद इन 7 years ऑफ मैरिज उसकी डेथ हो गई तो फिर ऐसी औरत को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। या फिर डेथ ऐसी हुई है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंस हुई है, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज तो भी भेज दिया जाएगा। थर्ड, एनी रिलेटिव ऑफ डिसीज वुमेन रिक्वेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई उस औरत का रिलेटिव कहता है कि उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए तो करवाया जाएगा। फोर्थ, देयर इज डाउट अबाउट कॉज ऑफ डेथ, अगर कोई शक है कि कोई रीजन है डेथ के पीछे जो छुपाया जा रहा है तो ऐसे केसेस में भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता है। या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि पोस्टमार्टम नेसेसरी है तो भी भेजा जा सकता है। अब जो बॉडी है वो शुड बी सेंट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बाय अ सिविल सर्जन, इसका एग्जामिनेशन करेगा या फिर कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इट शुड बी डन इफ बॉडी कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट प्यूट्रिफिकेशन विच माइट अफेक्ट रिजल्ट्स। सो अब इसमें एक चीज़ और लिखी गई है, इट शुड बी डन अगर बॉडी ट्रांसफर, सो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि इट शुड बी डन इफ बॉडी कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट प्यूट्रिफिकेशन, यानी उस बॉडी को अगर तुम भेज सकते हो इजीली और वो बॉडी वहाँ तक पहुँचने में सड़ नहीं रही, खराब नहीं हो रही है, डैमेज नहीं हो रही, तभी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी है, वरना फिर वो नहीं करवाया जाएगा। मानो
ऐसे सर्कमस्टांसेस है, मानो फ्लड आई हुई है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि हॉस्पिटल तक भेजने तक की बॉडी बहुत डिकम्पोज हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशंस में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ सबसेक्शन में बात किया गया मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू कंडक्ट इंक्वेस्ट। कौन कौन? डीएम कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, अगर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है या फिर डीएम से वो ऑथराइज्ड है। सो यही था हमारा 194 सेक्शन। अगर सुसाइड वगैरह जो ऐसे केसेस हैं वो कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगी, क्या होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 196 जो बात कर रहा है पावर टू समन पर्सन। तो ऐसे केसेस में मतलब ये सिर्फ कॉग्निसेबल केसेस में ही है पावर। सो पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास पावर्स है कि वो समन भेज सकता है किस किस को, हु वर प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम, जो भी उस जगह पर था, क्राइम के सीन पर था, उनको समन्स भेजा जा सकता है। या फिर अपीयर टू बी अक्वेंटेड विद फैक्ट्स ऑफ केस, मतलब जिसके पास नॉलेज है उस केस के बारे में, जानकारी है, उस इंसान को वो पुलिस ऑफिसर समन्स भेज सकते हैं। अब ये जो समन्स है वो कैसे भेजे जाएंगे? समन्स मस्ट बी इन राइटिंग एंड शुड क्लियरली स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो राइटिंग्स में समन्स भेजे जाएंगे और उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, इस वजह से आपको बुलाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट चीज इसमें है, फर्स्ट सबसेक्शन में बात की गई है प्रोवाइजो में, पर्सन हु आर समन्ड आर बाउंड टू अटेंड एंड आंसर ट्रूथफुली एक्सेप्ट दैट मे इनक्रिमिनेट देम और एक्सपोज देम टू पेनल्टी ऑफ फॉरफीचर। तो वही है, उनको जवाब देना होगा, लेकिन अगर उन्हें डर होता है कि किसी कोई जवाब ऐसा है, क्वेश्चन का जवाब जिससे वो खुद को पेनल्टी उन पर पड़ जाएगी, तो वो ऐसे केसेस के लिए चुप रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बात की गई है पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड। कौन कौन से लोगों को जरूरी नहीं है आना? मेल्स अंडर 15, मतलब छोटे बच्चे हैं, 15 साल से छोटे लड़के हैं, या फिर अबव 60 ईयर्स से जो बड़े हैं। कोई भी एज की विमेन नहीं आएगी। पर्सन विद मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड है तो वो नहीं आएंगे। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट इलनेस, यानी कोई सीरियस बीमारी है, उस ऐसे केसेस वाले बच्चे, उनको आने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन वो विलिंग है, अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। अब सेकंड सबसेक्शन में बताया गया है, इफ फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 समवन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सो सेकंड सबसेक्शन में क्या बताया, इफ फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 समवन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सो बेसिकली कॉग्निजेबल केस होगा तभी उसको बुलाया जाएगा, बट देयर स्टेटमेंट में स्टिल बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनकी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में। सो दिस वाज इट सेक्शन 195। अब आते हैं लास्ट पर 196, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। सो ये सेक्शन बताता है कि इंक्वायरी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, अगर मैंडेटरी इंक्वायरी होगी कौन कौन से केसेस में। फर्स्ट, अगर सुसाइड बाय वुमेन हुआ है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो उन केस में मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकंड, सस्पिशियस डेथ ऑफ वुमेन हुआ है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल के अंदर उसकी या तो उसने सुसाइड किया या फिर सस्पिशियस डेथ हुई है, तो कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट मस्ट कंडक्ट इंक्वायरी, वो करेंगे। ठीक है, अब इन अदर केसेस अंडर सेक्शन 194 सब क्लॉज 1 मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ठीक है, मे कंडक्ट इंक्वायरी इन एडिशन टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन मैजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। सेकंड सबसेक्शन में बताया गया है कस्टोडियल डेथ जो होती है या फिर कस्टोडियल जो रेप वाले केसेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट जो भी जुरिस्डिक्शन में है उनको ज़रूरी है इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग करेगी, लेकिन मैजिस्ट्रेट को शैल यहाँ पे तो ज़रूरी है उनको अपनी इंक्वायरी करनी होगी मैजिस्ट्रेट को कस्टोडियल डेथ और रेप वाले केसेस में। थर्ड सबसेक्शन में बात की गई है मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इंक्वायरी इंश्योरिंग इट कैन बी यूज्ड इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। सो मैजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करेंगे तो जितना भी एविडेंस है वो कलेक्ट करेंगे ताकि वो फर्दर प्रोसीडिंग्स में यूज किया जा सके। फोर्थ सबसेक्शन में क्या बताया गया है, अगर जरूरी होता है तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं एक्सह्यूमिनेशन ऑफ अ बरीड बॉडी टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। बेसिकली फोर्थ सबसेक्शन में क्या गया है कि अगर बॉडी आपकी जैसे कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी को बरी कर दिया जाता है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कॉज ऑफ डेथ जानना ज़रूरी है तो ऐसे केसेस में डिग आउट की जा सकती है बॉडी, मतलब एक्सह्यूमेशन किया जा सकता है उस बॉडी का, वापस से उसको निकाली जा सकती है और उसको कॉज ऑफ डेथ जाना जा सकता है ऐसी बॉडी का। ठीक है, थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब फिफ्थ सबसेक्शन में बताया गया है मैजिस्ट्रेट शैल वेन एवर पॉसिबल इन्फॉर्म रिलेटिव्स अबाउट इंक्वायरी एंड अलाउ देम टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। अगर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। रिलेटिव में कौन कौन आता है? पेरेंट, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड स्पाउस, और वो इन्फॉर्म कर सकते हैं उनको इंक्वायरी के बारे में, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, लास्ट सबसेक्शन में बताया गया है विद इन 24 hours ऑफ डेथ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन मस्ट सेंड बॉडी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अनलेस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। बेसिकली 24 घंटे के अंदर डेथ के मैजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को भेजना है, और अपने अगर वो नहीं भेज पाते हैं, अगर कोई प्रैक्टिकल में डिफिकल्टीज हैं तो उनको वो राइटिंग में रीजन देने होते हैं। सो एक्सप्लेनेशन में इसमें वही है, रिलेटिव का एक्सप्लेनेशन में वही है, इसका रिलेटिव का मीनिंग बताया गया है, रिलेटिव में कौन कौन आते हैं।
सो येस, दैट्स ऑल इट। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 13 हमारा सबसे बड़ा होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीएनएसएस का या सीआरपीसी का। सो आज हमने उसको कवर कर लिया एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।